दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन आदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन आदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 मई फिक्स है और उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि चयनितों की तरफ से कई टीमें जो है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए प्रयास कर रही हैं और चयनित अभ्यर्थियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, जिससे मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में उतारा जा सके स्कूल आवंटन के लिए। और कुछ टीमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल आवंटन के नाम पर मोटी रकम जो है कलेक्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, जबकि उनका केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष एक आईए के माध्यम से सुना जाएगा। दोस्तों आप सभी चयनित भाई बहनों को बता दें कि स्कूल आवंटन का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है और वो चांस दोस्तों ये है कि सरकार की तरफ से जो आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कराई गई है उस पर अगर सरकार अपना पक्ष रखती है, यानी सरकारी अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा रखे गए पक्ष और आर्गुमेंट से संतुष्ट होती है, तो आर्डर मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर ही चयनितों के स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिल सकता है। बाकी जो आप सभी चयनितों को गुमराह करके और भ्रम में डालकर पैसा कलेक्ट किया जा रहा है कि इन मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को ले जाकर के अपनी आईए के माध्यम से आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश करा लेंगे, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रामक है। ऐसा कुछ भी कोई नहीं करा सकता है, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर अपना पक्ष नहीं रखा जाएगा तब तक आप सभी के स्कूल आवंटन पर किसी भी तरीके से कोई भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है बहस नहीं कर सकता है, चाहे आप जिस भी टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को खड़ा कर लें। तो अब दोस्तों अगर आप सभी को अपने टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को स्कूल आवंटन पर आर्गुमेंट कराना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि सरकार की तरफ से जो ऐश्वर्या भाटी मैम जिनके थ्रू ये आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन और अर्चना राय की याचिका पर काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है, उस पर आर्गुमेंट के लिए ऐश्वर्या भाटी मैम जो है वो 8 मई को प्रेजेंट हों और सरकार की तरफ से आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन और आर्गू और जो काउंटर एफिडेविट है उस पर आर्गुमेंट किया जाए और सरकार अपने तथ्यों से पूरी तरीके से कोर्ट को कन्विंस करे, तभी चयनितों के लिए स्कूल आवंटन की राहें खुलेंगी। ये चीजें आप सभी को समझनी होंगी, वरना आपको जो ये लोक लुभावने सपने दिखा रहे हैं कि हमारी एक आईए है उसी के माध्यम से हम स्कूल आवंटन आदेश 8 मई को लेकर के आ रहे हैं, तो ये चीजें आप सभी के सामने 8 मई को निकलकर सामने आ जाएंगी। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है कि ये फिक्स किया जाए कि सरकार की तरफ से 8 मई को ऐश्वर्या भाटी मैम या तुषार मेहता सर प्रेजेंट हों और अपना पक्ष रखें, तभी आप सभी लोग जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं, तभी आपके मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं का कोई जो है लोकस जो वहां पर आर्गुमेंट करने का बनेगा। अन्यथा आपके मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो 10 से 12 लाख फीस लेकर के खड़े रहेंगे अगर सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं 8 मई को। तो इसके लिए सब चयनितों को मिलकर के प्रयास करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जैसे सचिव, डीजी, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करें और 8 मई को एसडी मैम को भेजने का प्रयास करें, तभी चीजें आप सभी लोगों के फेवर में होंगी। और आप सभी को एक चीज और बता दें, जो चीजें यहाँ पर आप सभी लोग समझ रहे हैं, जिस तरीके से आपको सोशल मीडिया पर पैसा कमाने के लिए एक्सप्लेन किया जा रहा चीजें, उस तरीके से चीजें कोर्ट के अंदर नहीं घटित होने वाली हैं, क्योंकि जीरो जनपद के अभ्यर्थियों का पार्टिसिपेशन जो है वो उमेश चंद्र की याचिका के अधीन है। उमेश चंद्र की याचिका जब डिसाइड होगी तभी जीरो का पार्टिसिपेशन जो है वो डिसाइड होगा। उससे पहले आप किस बिहाफ पे स्कूल आवंटन की मांग करेंगे जीरो जनपद वाले? अगर आप स्कूल आवंटन की मांग करते भी हैं तो अपोजिशन जो है वो आपको अपोज करेगा कोर्ट के अंदर कि सर इनका तो पार्टिसिपेशन ही नहीं है भर्ती के अंदर, इनको किस बिहाफ पे ये चीजें कही जा रही हैं स्कूल आवंटन के लिए।
तो ये भी समझना होगा, यानी चीजें इंपॉर्टेंट होती जा रही उमेश चंद्र की याचिका की ओर, क्योंकि अगर उस याचिका से जीरो का पार्टिसिपेशन सेफ हो गया तो स्कूल आवंटन का आप पक्ष रख सकते हैं। और इसीलिए आप सभी को बता दें, मोहित एंड टीम की तरफ से पहले जो है जीरो के पार्टिसिपेशन को डिसाइड करने की बात की जा रही है और उसके बाद आगे की चीजें बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है। चीजें जब आप केस को अच्छे से जानेंगे समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। अन्यथा आप सभी ऐसे पैसे लुटाते रहेंगे, हर डेट पे चंदा देते रहेंगे, 10 लाख इकट्ठा होगा, वकील लेकर के चले जाएंगे और चीजें कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाली हैं। तो सभी चयनित भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी लोग अभी सतर्क हो जाइए और कम से कम अपने स्तर से प्रयास कर लीजिए कि सरकारी अधिवक्ता जरूर पहुंचे 8 मई की सुनवाई को, क्योंकि वो अगर नहीं पहुंचेगा तो आपका 20 लाख का अधिवक्ता जो वहां पे खड़ा होगा वो भी कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसका कोई लोकस ही नहीं बनता है जब तक सरकार अपना पक्ष नहीं रखेगी आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर। तो केवल और केवल एक चांस है कि आर्डर मॉडिफिकेशन पर सरकार अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करे और उसके आर्गुमेंट में आप एक हेल्पर की तहत आपके मोस्ट सीनियर अधिवक्ता पक्ष रख सकते हैं, ना कि लीडिंग याचिका की तरह आप वहां जाकर के बहस करेंगे कि हम चयनित हो चुके हैं, हम 4 महीने से नौकरी नियुक्ति पत्र लेकर के घूम रहे हैं स्कूल आवंटन के लिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन का डायरेक्शन दिया जाए। आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और दोस्तों इस बार अगर आप सभी लोगों ने जिस तरीके से लापरवाहियां दिखाई हैं और झूठे भ्रामक लोगों के चंगुल में फंस करके पैसा दे रहे हैं, तो आपको बता दें सीधे जुलाई की सेकेंड वीक की डेट मिलेगी आपको, अगर 8 मई में आप लोग चूके मजबूत पैरवी करने से। और आप सभी की जो ये नकारात्मकता है, जो समझने की क्षमता है, ये जो सही चीजें आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं केस के बारे में, ये आपको ले डूबेंगी और खासकर जीरो जनपद के अभ्यर्थियों को ले डूबेंगी। तो हमारा यही कहना है कि सबसे पहले सभी चयनितों को प्रयास करना चाहिए कि सरकार की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हो और स्कूल आवंटन के लिए जो मेन एप्लीकेशन है आर्डर मॉडिफिकेशन की, उस पे आर्गुमेंट हो और स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिले। लेकिन दोस्तों इसके चांसेस बहुत कम है, सरकारी अधिवक्ता जाएगा तब भी आपको बता दें स्कूल आवंटन के डायरेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर कोई बड़ा उलटफेर हो जाए, जैसे तुषार मेहता सर आकर के खड़े हो जाएं और केवल अन्य बच्चों को इग्नोर करते हुए आर्डर मॉडिफिकेशन पर ही चीजों को एक्सप्लेन करें और सरकार और विभाग का पक्ष समझा दें, तो सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन डायरेक्शन मिल सकता है। अन्यथा चीजें केस डिसाइड होने की ओर ही आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, जो पूरी तरीके से सभी चयनितों के लिए एक लंबा संघर्ष भरा जो है हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का सफर। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो अभी ये सोच रहे हैं कि 8 मई स्कूल आवंटन हमारे प्राइवेट काउंसलर करा लेंगे, तो उनकी आंखें 8 मई को खुल जाएंगी और 8 मई को उन्हें देखना है किस तरीके से बड़ा झटका लगेगा। वो चीजें उनके लिए बहुत ही दुखदाई हो सकती हैं, तो इसलिए अभी समय है, सोच जाइए, सचेत हो जाइए, वरना जो आपके लाखों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं ये व्यर्थ में चले जाएंगे और इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। हालांकि आप सभी को बता दें सरकारी अधिवक्ता 8 मई की कोर्ट सुनवाई के लिए उपस्थित हों, इसके लिए कुछ अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं और उसी क्रम में आप सभी को बता दें नवनियुक्त सचिव सर से मुलाकात 25 अप्रैल को उनके कार्यालय में की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि 8 मई को एसजी ऐश्वर्या भाटी मैम जरूर प्रेजेंट हो, सरकार अपना पक्ष रखे आर्डर मॉडिफिकेशन पर और एक बेहतर मजबूत पैरवी करे कि डायरेक्शन मिल जाए और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अन्यथा चीजें अगर इस डेट में टली तो आप सभी को बता दें जुलाई का सेकेंड वीक आप सभी लोगों के लिए इंतजार तक ले जाएगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी चयनित साथियों को बहुत ही सोच समझकर किसी भी टीम के साथ जुड़ना है, किसी भी टीम को सहयोग करना है, क्योंकि चीजें अब आगे थोड़ा और कंडीशन में बदल चुकी हैं और उन कंडीशंस को समझना होगा, तभी चीजें आप बेहतर कर पाएंगे कोर्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के क्या अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में वर्षों से अभ्यर्थी जो है 30-33 मामलों को लेकर के कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड ही नहीं होता है और कभी लिस्टेड होता है तो सुनवाई का उसका नंबर नहीं आता, इतना नीचे लिस्टेड होता है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान है, लेकिन अब जो है 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के अच्छी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है। आज 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को सुनवाई के लिए कोर्ट में लिस्टेड किया गया है और ये जो सुनवाई आज होने वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर नजर डालते हैं आज की सुनवाई से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के 5 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसका आर्डर है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब 5 अप्रैल को इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया था तो ये मामला काफी नीचे लिस्टेड था और इसका जो है नंबर नहीं आ पाया था सुनवाई के लिए और यहाँ पर आर्डर दिया गया था हॉनेबल राजन राय और हॉनेबल ओम प्रकाश शुक्ला जी की तरफ से कि इसे जो है 20/4/2024 को जो है एमंगेस्ट फर्स्ट टॉप 10 केसेस में लिस्टेड किया जाए। लेकिन दोस्तों ये चीजें जो हैं क्या टॉप 10 में लिस्टेड हुई हैं वो चीजें यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दें कि 20 तारीख तो निकल चुकी है और 20 तारीख में मामला क्या लिस्टेड हुआ या नहीं हुआ वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि हाई कोर्ट में इस मामले में 20 तारीख को सुनवाई नहीं हुई थी लेकिन आज इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। इसकी कॉज लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के जो एसएलपी आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी हुई है उसका केस स्टेटस यहाँ पर आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। केस जो है 22 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्टेड है कोर्ट नंबर 2 में बेंच आईडी 3175 एट सीरियल नंबर 305 और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं फॉर आर्डर के लिए ये मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है और ये राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में मामले को सुनवाई के लिए रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें मामला जो है आज पूरी तरीके से उम्मीद है कि मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा क्योंकि एडिशनल में 5वें नंबर पर केस लिस्टेड है और ऐसे में लंच के अराउंड या थोड़ा पहले या जस्ट बाद में इस मामले को सुनवाई के लिए टेकअप किया जा सकता है और 68,500 शिक्षक भर्ती में आज से आप सभी को बता दें आर्डर के लिए सुनवाइयां डे बाय डे के लिए फिक्स हो सकती हैं और जो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको राहत मिल सकती है कोर्ट की तरफ से। और आप सभी को बता दें मई के फर्स्ट वीक में इस मामले को अगर सुनवाई के लिए कंटिन्यूसली रखा जाएगा तो ये फाइनल सुनवाई के बाद जो है निस्तारण की ओर आगे बढ़ जाएगा और आज से आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है जिसमें आज पहली सुनवाई होती नजर आएगी। इसके बाद कंटिन्यूसली इसमें सुनवाइयां आप सभी को होते हुए नजर आएंगी। ओम प्रकाश शुक्ला सर और राजन राय सर की बेंच में बहुत ही बेहतरीन बेंच है और उम्मीद करेंगे कि 30-33 मामले को लेकर के हाई कोर्ट की इस बेंच से बहुत जल्द इस मामले को निस्तारित किया जाएगा। आज की कोर्ट सुनवाई का जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा उसको आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसलिए जितने भाई बहन 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब बात करेंगे 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो सिंगल बेंच का आदेश आया था सरकार ने उसे डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था। डिवीजन बेंच ने सरकार की एसएलपी को अलाउ करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया था और आप सभी को बता दें जिस तरीके से ये आदेश आया तो वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक था और अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जल्दबाजी में एसएलपी फाइल की गई है उसकी कमियां जो हैं वो कहीं ना कहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के मंसूबों पर पानी फेर सकती हैं। तो इसलिए सभी 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जिस तरीके से ये जल्दबाजी में जो एसएलपी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके जो अगवाकार हैं उनसे थोड़ा आप सभी लोग दूरी बना करके रखें। यही आप सभी के लिए बेहतर होगा क्योंकि जिस तरीके से वो आगे आगे इस केस में कूद रहे हैं और जो आप सभी को डिवीजन बेंच से करारी शिकस्त मिली है उसमें कहीं ना कहीं जो ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल जिनके द्वारा की गई है उनकी उछल कूद का नतीजा है कि आप सभी को डीबी से एक करारी शिकस्त देखने को मिली है। और जो एसएलपी जल्दबाजी में दायर की गई है उसको लेकर के बहुत मजबूत दावे किए जा रहे हैं कि ये हमारे जो अधिवक्ता होंगे अपना पक्ष रखेंगे। जब आप एक मजबूत पॉइंट्स के साथ कोर्ट में जाएंगे तो आपका एक अधिवक्ता जो है उसे और मजबूत कर सकता है। लेकिन आप जब कमजोर पॉइंट को लेकर के जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर के पहुंच जाएंगे केवल और केवल लीडिंग याचिका बनने के लिए अभ्यर्थियों से पैसा और धन उगाही करने के लिए तो आप कितना भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता कर लीजिए क्योंकि उसकी कमियां वो नहीं पूरा कर सकता है एसएलपी फाइल होने के बाद। तो इसलिए जो जल्दबाजी में एसएलपी फाइल की गई उसके डिटेल को नजर करेंगे और उसकी कमियों पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में अगर 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को जीत दर्ज करनी है तो किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन पर नजर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,091 की लिस्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की गई है उसका डायरी नंबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। डायरी नंबर 18/147/2024 विनय कुमार पांडे एंड वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है।
इसका डायरी नंबर वगैरह सारा डिटेल्ड यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 20/4/2024 को ये फाइल की गई है। एसएलपी नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ है। जैसे एसएलपी नंबर अलॉट होगा आप सभी को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और जैसे सुनवाई की डेट आएगी उसका भी डिस्कशन चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ किया जाएगा। यहाँ पर पिटिशनर देख सकते हैं कि विनय कुमार पांडे और साथ-साथ पूरा डिटेल उनका दिया गया है और यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है सेक्रेटरी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को। और यहाँ पे पिटिशनर जो हैं वो आप सभी लोग देख सकते हैं किसले शुक्ला हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर की तरफ से, और रिस्पोंडेंट की तरफ से अभी अधिवक्ताओं का नाम अनाउंस नहीं किया गया है क्योंकि वो एसएलपी नंबर आने और सुनवाई फिक्स होने के बाद चीजें क्लियर होंगी। तो कुल मिलाकर के विनय कुमार पांडे की तरफ से 12/091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं चकमा देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये जल्दबाजी में एसएलपी फाइल की गई, इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत वीक तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। और इससे आप सभी को बता दें जो 12/091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने जाएंगे तो जो सबसे लीडिंग याचिका है वही सबसे वीक पॉइंट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो कहीं ना कहीं चीजें और अपोजिशन में आदेश सुप्रीम कोर्ट से भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी चयनितों को करना क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी 12/091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अगर आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट से जीतना चाहते हैं और अपनी नौकरी 12/091 की लिस्ट में देख रहे हैं तो जो ये एसएलपी विनय कुमार पांडे की तरफ से फाइल की गई है इस एसएलपी से आप सभी लोग दूरी बना लें और आपके पास जो अन्य 2 टीमें हैं उनमें किसी एक टीम के साथ जुड़ जाइए, चाहे रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम के साथ जुड़ें या मनोज मौर्य की टीम से जुड़ें, क्योंकि वो 2 टीमें ही ऐसी हैं जो इस भर्ती में कुछ चीजें अच्छी कर रही हैं और इनके जो चीजें हैं वो केवल और केवल कूद कर केस को कमजोर करने का है। क्योंकि जिस तरीके से जल्दबाजी में बिना सोचे समझे भाग दौड़ करके एसएलपी फाइल कर दी गई है केवल लीडिंग याचिका बनने के उद्देश्य से, तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक हो सकता है 12/091 के लिस्ट में। हालांकि ये जिनकी तरफ से एसएलपी फाइल की गई वो इस एसएलपी को पूरी तरीके से मजबूत और सबसे अच्छी एसएलपी साबित करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आप सभी को भ्रम में डालकर आप सभी को अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इनको अब आप सभी को बता दें इनसे किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जुड़ना है क्योंकि ये जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं वो बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है 12/091 की लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए और जिसका परिणाम डीबी से आप देख चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको जीत चाहिए तो आप सभी को इस एसएलपी से दूरी बनाते हुए अन्य जो एसएलपी फाइल की जानी है, आज की डेट में एक एसएलपी फाइल हो सकती है, बाकी रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से भी एसएलपी फाइल करने की तैयारी पूरी की जा रही है। सारे मजबूत पॉइंट किस बिहाफ पे हम जीत सकते हैं उन सभी पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है टीमों के द्वारा, उसके बाद एसएलपी जाएगी। हालांकि अब विनय कुमार पांडे की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग एसएलपी बन चुकी है और अन्य जो एसएलपी जाएंगी चाहे मनोज मौर्य की जाए चाहे राम प्रसाद विश्वकर्मा टीम की जाए, सारी एसएलपी जो है इसके साथ कनेक्टेड होती रहेंगी और जब कई याचिकाएं एक साथ कनेक्टेड होंगी तो सबको बंच के रूप में सुना जाएगा और उसमें अपोजिशन की तरफ से उस याचिका को टारगेट किया जाएगा जो सबसे वीक पॉइंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई होगी। और अभी तक की जो चीजें अगर निकलकर सामने आ रही हैं तो विनय कुमार पांडे अब सबसे एक कहीं ना कहीं वीक एसएलपी साबित हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका सरकार पूरा फायदा उठाना चाहेगी। और इसलिए अब जो टीमें अपनी एसएलपी लेकर के जा रही उसमें बहुत ही मजबूती से चीजों को रखना होगा क्योंकि यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जो इनकी तरफ से एसएलपी थी उसमें भी रिजॉइंडर नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं कमियां इनकी दर्शा रही हैं और इस तरीके से चीजें ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो अब सार्थक और सही साबित होते सिद्ध हो रहे हैं। वहीं अब बात कर लें अगर 72,825 शिक्षक भर्ती में 12/091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से जीत सुनिश्चित करनी है तो उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई आगे सुनिश्चित करनी होगी। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं जहां पर 12/091 की लिस्ट पर फाइनली मुहर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो 72,825 शिक्षक भर्ती में 12/091 के लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सबसे पहले ये है कि 13 साल बाद नियुक्ति नहीं दे सकते, मतलब हम योग्यता रखते हैं पर देरी होने के कारण हमें खारिज किया गया है डिवीजन बेंच से। दूसरा पॉइंट है बिना ब्रेकअप जजमेंट रिजर्व कर दिया गया है, यानी कोई ब्रेकअप डिटेल जो है डाटा सरकार की तरफ से नहीं प्रेजेंट किया गया, उसके बाद भी डीबी में ऑर्डर रिजर्व हो गया। उसके बाद फाइनल आदेश तक 54,464 अपॉइंटमेंट थे केवल, जिसे नागरत्ना मैडम ने 25/7/2017 के अनुसार डायरेक्शन दिया था। चौथा पॉइंट है एक दिन की काउंसलिंग के आदेश से 75 जिलों में काउंसलिंग करना असंभव। पांचवा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को ही गलत ठहराया गया है डिवीजन बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जिन बातों पर डिवीजन बेंच में चर्चा ही नहीं हुई उसे भी अपने आदेश में उल्लेख करना कहीं ना कहीं जो है वो
डिवीजन बेंच की जो मंशा है वो सरकार को सही साबित करने की ओर इंगित करती है, इसको भी मेंशनेबल किया जाएगा। यदि हम 13 साल बाद आए तो पहली ही डेट पर खारिज करना चाहिए था, जबकि माननीय एपेक्स कोर्ट ने हमें 6 माह पूर्व ही हमारी देरी के लिए हमें माफ किया गया था। मिश्रा जी ने तो खुले तौर पर एपेक्स कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी। आप सभी लोग जानते हैं कि 12091 की लिस्ट पर जो हाईकोर्ट से केस निस्तारित करने का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का था। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इन चीजों को सही माना है तो जो डिवीजन बेंच की तरफ से आदेश आया है वो एपेक्स कोर्ट की आदेश की अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है। अगला पॉइंट है, जब हमें 14,000 सीटों के सापेक्ष 12091 चुना गया तो कट ऑफ की बात बेमानी होगी। दूसरा अगला पॉइंट है, सेम डेट में 2 ऑर्डर होते हैं एवं 2 लिस्ट तैयार होती हैं। एक में आप मई जिला सहित बताते हैं हो, दूसरे में जिला का कॉलम ही गायब कर देते हो। ये भी कहीं ना कहीं कमी रही है। और वहीं आप सभी को बता दें, 12091 की लिस्ट में शामिल सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसे लीडर का हाथ मजबूत करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो आप लोगों की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही मजबूती से रख सके, जो आपके खून पसीने के पैसे का हिसाब दे सके। और रही बात मेरी, तो मैं खुले दिल से ये कह रहा हूं कि 12091 लड़ाई में केवल 2 ही ग्रुप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया है वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जहां आपका मन करे वहां जुड़े, हम नहीं करें आप किसके साथ जुड़ना है, लेकिन ये चीजें देखनी होंगी और आप सभी को समझना होगा। वहीं आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से जीत निश्चित नहीं होती है, बल्कि उसके लिए सटीक विषय पर पकड़ और हर पॉइंट पर सतर्क रहने से जीत निश्चित रूप से होगी। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बिहाफ पर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत सकते हैं? तो पहला ये है कि सबसे पहले कोशिश ये हो कि अपना मैटर रत्ना मैडम वाली बेंच में जाए। उसके लिए जिम्मेदार भाइयों को अपना एडवोकेट साहब से सलाह लेनी चाहिए कि ये मैटर जब उनके द्वारा ही डायरेक्शन में भेजा गया था तो केस किसी भी बेंच में लगे। एडवोकेट साहब को कोशिश करनी चाहिए कि ये मैटर नागरत्ना मैडम के यहाँ चला जाए, इसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जब भी कट ऑफ मार्क्स की बात आए तुरंत इसका जवाब दिया जाए कि जब 5 अधिकारी इस लिस्ट पर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम तय समय जिले के कट ऑफ में ऊपर पाए गए हैं, तो कट ऑफ की बात करना कहीं ना कहीं मूर्खता होगी। तीसरा पॉइंट है, अगर फिर भी सरकार चालाकी से किसी लीडिंग याचिका को कट ऑफ मार्क्स पर टारगेट करती है कि फलाना फलाने जिले में नहीं आता, तभी हमारे एडवोकेट साहब को बताना चाहिए कि एक व्यक्ति के ना आने से दूसरे के ग्रीवांस कैसे खत्म हो सकते हैं। इस लिस्ट में आज भी कई हाई मेरिट वाले लड़के हैं जो धूल फांक रहे हैं। इन हाई मेरिट वाले लिस्ट वालों की बात जरूर रखनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, डीबी के आदेश को चुनौती देने की कैसे कोर्ट ने केवल एक पक्ष की बात सुनकर फैसला दिया, जबकि हमें बोलने का कोई मौका नहीं मिला। डीबी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को कैसे नकार सकती है जब सुप्रीम कोर्ट हमें डिले के लिए माफी दे रहा है? वहीं डीबी कह रही है कि आप 13 साल लेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हमें भर्ती का सब पार्ट मान रही है। तो डीबी कैसे सरकारी आंकड़ों पर भरोसा कर सकती है, जबकि ब्रेकअप के नाम पर बस आंकड़ों की जादूगरी करी है सरकार ने डिवीजन बेंच में। पांचवा पॉइंट है, सरकार बार बार चालाकी से ब्रेकअप वाले आंकड़े प्रस्तुत करती आई है कि नौकरी के लिए अब कोई सीट नहीं बची, और ये लोग 66,655 के पार्ट नहीं, तो कभी 54,000 भरा बताती है तो कभी 58,000 सीट भरा बताती है। ऐसी स्थिति में हमें बस सरकार के आंकड़ों में नहीं उलझना, सिर्फ अपने सीनियर एडवोकेट से विद नेम डिस्ट्रिक्ट वाइज कटाप का पूरा डाटा मंगवा लेना है 66,655 का हर कैंडिडेट का, तब देखना सरकार कैसे तिल मिला जाएगी। वहीं छठा पॉइंट कहला, पैरेलल प्रोसेस पर जोरदार तरीके से जवाब तलब कराया जाए कि बिना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के से ये सीट्स बनने का अधिकार आखिर अधिकारियों को कैसे मिला। वही सातवां पॉइंट है कि क्या एक दिन का मौका देना कोई तुक है? 12091 कैंडिडेट को काउंसलिंग करवाने के लिए एक दिन में एक जिले से दूसरे जिले में भगाया गया है बस काउंसलिंग के नाम पे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट की बात कही थी बिना कोई पर्टिकुलर जिला बताए। कैसे कोई आम यात्री जाएगा नौकरी लेने? क्या ये पॉसिबल है? ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जीत सुनिश्चित करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 100% हमें वहां से जीत देखने को मिलेगी। बस ये हम सतर्क होकर के, एक होकर के, नेक होकर के चलना है, क्योंकि शायद कोई भीतर घाती हो जो नहीं चाहता हो कि हमें नौकरी मिले। बाकी सबकी इच्छा यही है कि 12091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। तो कुल मिलाकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी वीडियो में शेयर की गई है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।